ठीक है ना। हमारे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता मतलब जीवों की विविधता, कि विभिन्न जीव जंतु हैं उनमें जो विविधता पाई जाती है। विभिन्न जीव जंतु, जैव विविधता को यदि हम परिभाषित करें तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की जो विविधता है। अब वो देखो उस विविधता में कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है या कोई भी परितंत्र है, भौगोलिक क्षेत्र या कोई परितंत्र है, उस परितंत्र में जीवों में कितनी विविधता है, इसी को जैव विविधता कह रहे हैं। और जीवों से मतलब समझ लो कि आप उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, जैविक, चाहे पादप हो, चाहे एनिमल हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, उनकी जितनी ज्यादा संख्या होगी वहां पे जैव विविधता होती है देखोगी। यदि संख्या बहुत कम है तो कहेंगे जैव विविधता बहुत कम है। ठीक है ना। किसी क्षेत्र में केवल एक ही प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है तो बोल देंगे एक ही प्रकार का पेड़ है, मतलब जैव विविधता बहुत कम है। और किसी जगह पर वनस्पति बहुत विविधता है कि एक सागौन का है, बाजू में साल का पेड़ है, फिर नीम का है, फिर आम का है, जीव विविधता बहुत ज्यादा है। तो जैविक विविधता या जीव विविधता का सीधा मतलब यही है कि किसी भी परितंत्र या किसी भी भौगोलिक क्षेत्रों में जीवों की संख्या, काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जितने अधिक प्रकार के जीव पाए जाएंगे उसको हम जीव विविधता कहेंगे। ठीक है ना। जैव विविधता मतलब समझ लो एक गुलदस्ता जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं तो वो जैव विविधता ज्यादा है। एक ही प्रकार के गुलदस्ते का फूल है तो बोल देंगे कि जैव विविधता बहुत कम है। तो ये तो जैव विविधता की परिभाषा है ना, उसके जो नाम से स्पष्ट हो रही है। फिर ये जैव विविधता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है जैव विविधता। एक होती है आनुवांशिक विविधता, आनुवांशिक विविधता। दूसरी होती है प्रजातीय विविधता, प्रजातीय विविधता। और तीसरी होती है सामुदायिक विविधता। आनुवांशिक, प्रजातीय और सामुदायिक। अब देखो आनुवांशिक विविधता का मतलब है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो जीव पाए जा रहे हैं, भाई कितनी प्रजाति, किसी विशिष्ट प्रजाति के जीव, किसी विशिष्ट प्रजाति के जीव या एक ही प्रजाति, एक ही प्रजाति के जीवों की भिन्नता को आनुवंशिक विभिन्नता कह रहे हैं। कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में यह देखा जाएगा आनुवंशिक विविधता के अंतर्गत कि वहां पर कितने डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जा रही है और एक प्रजाति की स्पीसीज में भी कितना अंतर है। जैसे किसी परितंत्र में उनका कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा और अन्य टाइप की वनस्पतियां तो है ही, लेकिन आप देखोगे कि एक ही प्रजाति में भी भिन्नता। जैसे बिल्ली, कुत्ते, कितने टाइप के कुत्ते बिल्ली पाए जाते हैं? एक ही तो है नहीं। बिल्ली एक प्रजाति हो गई है, लेकिन उस बिल्ली प्रजाति में सैकड़ों जीव शामिल होते हैं, हजारों टाइप की बिल्लियां पाई जाती हैं। तो उसको हम कह रहे हैं आनुवांशिक विविधता। तो आनुवांशिक विविधता भी जैव विविधता का एक प्रकार है, जिसके अंतर्गत किसी भौगोलिक या परितंत्र के अंतर्गत हम उसके सदस्यों की प्रजाति और उनके आनुवांशिक लक्षणों की भिन्नता को देखते हैं। फिर दूसरा है प्रजाति भिन्नता। प्रजाति भिन्नता से तात्पर्य है कि सीधी सी बात है, प्रजाति भिन्नता से कहना यह चाह रहे हैं कि किसी भी परितंत्र में जो पादप व जंतु, किसी भी परितंत्र में पादप तथा जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों से है, विभिन्न प्रजातियों। यहां पर केवल हम उनकी काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने प्रकार के पादप और कितने प्रकार के जंतुओं की प्रजाति पाई जा रही है। इनमें हम आपस में भिन्नता नहीं देख रहे। यहां पर क्या है, सबको अलग अलग देख रहे हैं। प्रजाति को भी अलग से गिन रहे हैं और एक प्रजाति में जो भिन्नता पाई जा रही है उसको भी देख रहे हैं। प्रजाति में क्या है, हम क्या है, संख्या गिन रहे हैं कि कितनी विविधता है। ठीक है ना। और देखो ये जो प्रजाति विविधता है ना, ये हमारे लिए सामान्यतः जैव विविधता, क्योंकि जैव विविधता को हमने क्या देखा था कि जैव विविधता की परिभाषा है कि किसी भी परितंत्र में कितनी प्रजातियां हैं, पादपों की कितनी प्रजातियां हैं और जंतुओं की कितनी प्रजातियां हैं। तो जो प्रजाति विविधता है ना, इसी को सामान्य अर्थ में हम जैव विविधता के रूप में भी परिभाषित करते हैं। यही जब हम कहते हैं कि किसी क्षेत्र पर जैव विविधता अधिक है,
प्रजाति जैव विविधता की सामान्यतः बात होती है। और तीसरी होती है सामुदायिक भिन्नता। सामुदायिक भिन्नता दरअसल क्या है, आवास क्षेत्रों की भिन्नता को दर्शाता है कि किसी क्षेत्र में जो जैव विविधता है वहां पर आवासों की जो जैव विविधता है, कम्युनिटी की जैव विविधता है, उसी को हम सामुदायिक विविधता कहते हैं। ये दरअसल क्या है, आवासों की, उनका जो हैबिटेट है उसकी विविधता को ये दर्शाता है। मतलब कि कोई परितंत्र है, जैसे घास स्थल है, तो घास स्थल एक जैविक परितंत्र हो गया, उसमें प्रजातियों की भिन्नता अलग है। अब घास का अलग है, झील का अलग है, मैदान का अलग है, समुद्र का अलग है, पहाड़ का अलग है, सबका परितंत्र अलग अलग है और सब में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको दिखाई देंगे। वो तो दिखता ही है कि आप हमारे यहाँ के जंगल के देखोगे और हिमालय के जंगल देखोगे तो आपको अंतर समझ आएगा। फिर आप समुद्री तट पे जाओगे तो वहां के जंगल आपको अलग दिखाई देंगे। तो क्यों? क्योंकि घास एक अलग समुदाय है, एक अलग आवास है, तालाब एक अलग आवास है, तो उनमें अलग अलग विभिन्नता है। फिर इसमें भी विभिन्नता है कि जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के घास स्थल देखोगे तो वहां की प्रजातियां अलग हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय स्थल के घास स्थल देखोगे तो वहां की प्रजातियां अलग है। तो ऐसी प्रजाति विभिन्नता को हम क्या है, सामुदायिक विविधता के अंतर्गत देखते हैं। मतलब जो आवासों पर टिकी है, कि आवास या परितंत्र में जो विविधता है, उस विविधता को जो देखते हैं वही सामुदायिक विविधता के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो देखो ये तीन प्रकार की विविधता होती है जैव विविधता के प्रकार, आनुवांशिक, प्रजातीय और सामुदायिक। आप बेसिक याद रखना कि जो प्रजाति विविधता है वही जैव विविधता जैसा परिभाषित कर रहे हैं कि किसी परितंत्र में पादप और जंतुओं की कुल संख्या को। आनुवांशिक में क्या होता है, कुल संख्या तो देख ही रहे, साथ साथ एक ही प्रजाति के जो विभिन्न जीवों में जो अंतर होता है उसको भी देखा जाता है। और सामुदायिक जैव विविधता केवल आवासों को देखती है कि अलग अलग परितंत्र के जो आवास है उनमें क्या विभिन्नता है, उस आधार पर जब जैव विविधता को देखा जाता है तो वो सामुदायिक विविधता कहलाती है। ये तो देखो जैव विविधता के प्रकार हो गए। फिर इसमें दूसरी चीज है कि जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है। जैव विविधता का मापन मतलब कैसे बताते हैं कि कोई क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न है और कोई क्षेत्र जैव विविधता से कमजोर है। तो एक तो हम सामान्य सा देखते हैं कि भाई कोई क्षेत्र को कहते हैं कि जैव विविधता अधिक है, तो गिन लो कि वहां पे पादपों की कितनी संख्या है, वहां पे वनस्पतियों की कितनी संख्या है, तो सीधी सी बात है उनकी संख्या को गिन लेंगे, वही आ जाएगी जैव विविधता। लेकिन और भी तरीके होते हैं जैव विविधता को मापन करने के। एक तरीका होता है, तीन तरीके बताए गए हैं बेसिकली। एक होती है अल्फा विविधता, अल्फा विविधता, अल्फा विविधता। देखो अल्फा विविधता से सीधे से मतलब क्या है कि किसी परितंत्र में या कि भौगोलिक क्षेत्र में, किसी परितंत्र में पाई जाने वाली, किसी परितंत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या, किसी परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, ये जो अभी हम सामान्य सी बात कर रहे हैं कि कोई परितंत्र है, कोई तालाब है, तालाब में गिन लो मछलियों की कितनी प्रजातियां हैं, सांपों की कितनी प्रजातियां हैं, मेंढकों की कितनी प्रजातियां हैं, घासों की कितनी प्रजातियां हैं, छोटे पादपों की है, शैवाल कितने टाइप के हैं। तो ये जो काउंटिंग की जाएगी और जो विविधता आएगी उसको हम कहते हैं अल्फा विविधता। अल्फा विविधता जैव विविधता का सामान्य से मापन का तरीका है कि किसी भी परितंत्र में हम प्रजातियों की कुल संख्या को गिन लेते हैं और जो संख्या आती है उसी को हम क्या कह देते हैं, अल्फा विविधता। मतलब अल्फा विविधता द्वारा आकलन किया जाता है कि प्रजातियों की संख्या कुल कितनी है। फिर दूसरे मापन का तरीका होता है जिसको कहते हैं बीटा विविधता। बीटा विविधता, बीटा विविधता के क्या देखा जाता है कि दो परितंत्रों के मध्य दो परितंत्रों के मध्य पलायन को देखा जाता है। दो परितंत्रों के मध्य पलायन को देखा जाता है। देखो जो बीटा विविधता का मापन है, दरअसल बीटा विविधता का मापन इसलिए किया जाता है कि पता किया जा सके कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो समुदाय है, जो जैविक समुदाय है, वो कितना परिवर्तित हो रहा है। भाई जैसे ये कोई परितंत्र है,
परितंत्र तो लगातार बदलता रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। तो जरूरी क्या है कि इस परितंत्र के अंदर जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां समय के साथ अपने आप को बदलती हैं, अपने आप को समय के साथ बदलती हैं। क्यों? क्योंकि उनका परितंत्र में कुछ परिवर्तन होता है और उस परितंत्र को अपनाते हुए, जिसको हम कहते हैं अनुकूलन, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन करते हुए अपने आप को बदलती हैं। जो नहीं बदल पाती वो यहां से क्या कर जाती हैं? पलायन कर जाती हैं, दूसरे परितंत्र में चली जाती हैं। पलायन करके क्या? दूसरे परितंत्र में चली जाती हैं। जैसे अपन ने बहुत से चारे देखना कि उनने कहा कि पक्षी बर्फीले इलाकों से उड़कर उनने कहा कि किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं, वो वहां पे एडॉप्टेशन नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मौसम जब अनुकूल होगा तब वापस आएंगे, तब तक के लिए यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। तो कुछ प्रजातियां तो वहां रह के क्या अनुकूलित कर जाती हैं और कुछ प्रजातियां क्या है? पलायन कर जाती है। तो इसी की गणना बीटा विविधता के अंतर्गत की जाती है कि कितनी प्रजातियां वहां पे एडॉप्टेशन कर रही हैं और कितनी प्रजातियां पलायन कर रही हैं। मतलब इसके अंतर्गत हम देखें तो एक शब्द होता है पर्यावरणीय प्रवणता, इसका भी पता चलता है। पर्यावरणीय प्रवणता, पर्यावरणीय प्रवणता, पर्यावरणीय प्रवणता का मतलब क्या है कि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र बदल रहा है उसके अनुपात में आपकी प्रजातियों में कुल कितना परिवर्तन आ रहा है, उनमें कितनी विविधता आ रही है, इसका जो मापन किया जाता है वो बीटा विविधता के तहत किया जाता है। मतलब बीटा, देखो अल्फा विविधता तो एकदम क्लियर सरल ही है कि भाई कुल संख्या नाप ली प्रजातियों की, वो अल्फा विविधता हो गई। बीटा विविधता में मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन हो रहा है कि एक परितंत्र है उसमें जब बदलाव हो रहा है तो उस परितंत्र से कितने प्रजाति माइग्रेट होकर दूसरे परितंत्र में जा रही है और कितनी प्रजाति वहीं पर रहकर अडॉप्टेशन कर रही है, अपने आप को बदल रही है। जब वो अपने आप को बदलती है तो प्रजाति भिन्नता आ जाती है। प्रजाति भिन्नता आ गई ना कि एक यहां से पलायन करके चला गया, एक ने अपने आप को बदल लिया, तो अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। हो सकता है यहां पर भी कुछ बदलाव करने वाले कुछ ज्यादा बदलाव कर जाए, कुछ कम बदलाव कर दे, तो भी दोनों प्रजातियां थोड़ी थोड़ी अलग दिखने लगेंगी। मतलब विविधता का मापन करना पड़ेगा हमको। तो ऐसी विविधता का जो मापन किया जाता है वो बीटा विविधता कहलाती है। और तीसरा होता है गामा विविधता। गामा विविधता, देखो इस गामा विविधता में क्या देखा जाता है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में समग्र विविधता का मापन किया जाता है। समग्र विविधता का मापन किया जाता है। इसमें आवासों की विभिन्नता को भी देखा जाता है। आवासों की विभिन्नता को भी देखा जाता है। और इसमें एक चीज और याद रखना कि ये जो गामा विविधता है, अल्फा विविधता और बीटा विविधता के गुणनफल होती है। किसी भी क्षेत्र में अल्फा विविधता और बीटा विविधता, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल क्या है? गामा विविधता के रूप में मापा जाता है। ठीक है ना? मतलब ये समग्र रूप में देख रहे हैं कि आवासों में कितनी विभिन्नता है, प्रजातियों में कितनी विभिन्नता है, हर टाइप की विभिन्नता का मापन किया जाता है। तो अल्फा और बीटा दोनों के अवयवों का गुणनफल गामा विविधता होती है। तो देखो ये तीन टाइप की प्रजातीय विभिन्नता होती है। मापन तीन टाइप का, प्रजाति विविध, हमने जो जैव विविधता के प्रकार देखे वो तो अलग है कि जैव विविधता, आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और सामुदायिक विविधता, वो तीन प्रकार थे। ये उस जैव विविधता के मापन के तीन तरीके हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इन तीन तरीकों से जैव विविधता का मापन किया जाता है। अब देखो जो जैव विविधता है, यह जैव विविधता का वैश्विक वितरण को थोड़ा सा समझते हैं। भाई एक तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होगी।
या तो स्पॉट पूछा जा सकता है, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने पूछ लिया कि भारत के किस क्षेत्र में, तो उसका आंसर था वेस्टर्न घाट की पश्चिमी घाट में जैव विविधता अलग होती है। तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यदि किसी क्षेत्र की भौगोलिक दशाएं पता है तो आप बेसिक बता दोगे कि किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक होगी, किस क्षेत्र में जैव विविधता कम होगी। भाई ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा कि 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ विषुवत रेखीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वर्ष भर यहाँ पर सूर्य तापमान अधिक रहता है, वर्ष भर यहाँ पर पानी गिरता है, इस कारण यहाँ पर पादपों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। घने जंगल है यहाँ पर, जब पादपों का विकास है, घने जंगल है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको जीव जंतुओं का आश्रय भी बहुत ज्यादा होगा। तो पृथ्वी के जो भौगोलिक वैश्विक वितरण है, इसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जैव विविधता सबसे ज्यादा जहां पर है उसको हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जहां जहां पर ये 10 डिग्री साउथ नॉर्थ का जो लोकेशन है, यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक रहेगी। अब वो अमेजन के जंगल हो, फिर वो कांगो नदी का बेसिन पूरा एरिया हो, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। फिर भूमध्य रेखा के आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं, सब जगह क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। इसके बाद जो दूसरा, मतलब देखो ये सब उच्च जैव विविधता के क्षेत्र, उच्च जैव विविधता के क्षेत्र। यदि हम पृथ्वी पर उच्च जैव विविधता के क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहला तो यही है एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाती है। दूसरा क्षेत्र है जो जैव विविधता से संपन्न होता है, वो होती है प्रवाल, प्रवाल भित्तियां। प्रवाल भित्तियों को हम पढ़े हैं कि जो मूंगा होता है, मूंगे की जो चट्टान होती है, वो अत्यधिक जैव विविधता, इनको हम सामुद्रिक वर्षावन कहते हैं। ओशिन के रेनी फॉरेस्ट, मतलब जो स्थिति पृथ्वी पर इनकी है समुद्र में इनकी है, ठीक है ना। और ये अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे ज्यादा जैव विविधता, क्योंकि बहुत बड़ी बैरियर रीफ है प्रवाल भित्ति, तो वो वहां पे जैव विविधता अत्यधिक होगी। तीसरे अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं हमारी आर्द्र भूमियां, वेटलैंड, आर्द्र भूमि। अब आर्द्र भूमि तो आप जानते हो जहां पे दलदली क्षेत्र होता है, वो सब आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। अब चाहे वो नदियों का डेल्टा हो, लैगून हो, एस्चुरी हो, या फिर कोई इनलैंड वेटलैंड हो, मतलब अंतः तालाब के आसपास का, भाई सागर के आसपास का हो सकता है या फिर किसी तालाब के आसपास का कोई क्षेत्र हो सकता है, कोई भी आर्द्र भूमि होगी वो जैव विविधता का प्रमुख केंद्र होगी, वहां पर जैव विविधता अत्यधिक होगी। मतलब देखो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आप सब चीज शामिल कर लोगे, चाहे डेल्टा हो, चाहे एस्चुरी, चाहे सागर तट का कोई भी क्षेत्र हो, सब आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है और वहां पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। फिर चौथा इसमें जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र क्या है, देखो उष्ण कटिबंधीय मतलब तापमान वहां पर उच्च है, पानी भी वहां पर अत्यधिक मात्रा में गिरता है, तो जो नदियों का अवसाद जमा होता है, खासकर डेल्टाई एरिया, बड़ी बड़ी नदियों का डेल्टाई एरिया है, वो उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहां पर भी जैव विविधता अधिक होती है। मतलब वो आर्द्र भूमि में काउंट है और अलग से भी उसको उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र के रूप में भी देख सकते हैं। यहां पर भी ये चार क्षेत्र हैं जहां पर जैव विविधता अधिक अत्यधिक होती है। और देखो जहां पर जैव विविधता अत्यधिक होती है उसको जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। मतलब अधिक जैव विविधता में भी सर्वाधिक जैव विविधता जहां पर होगी। एक तो आपने बता दिया कि पृथ्वी पर अधिक अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र ये पूरा है, ये अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, आर्द्र भूमि, ये सब अधिक जैव विविधता। लेकिन हॉट स्पॉट की एक और संकल्पना है कि हॉट स्पॉट मतलब होता है कि भाई इस क्षेत्र में भी यहां पर जैव विविधता अत्यधिक है, यहां पर बहुत ज्यादा है, ये कहलाता है जैव विविधता का हॉट स्पॉट।
हॉट स्पॉट का मतलब सीधा मतलब अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में भी वे क्षेत्र जहां की जैव विविधता सर्वाधिक होती है उसको कह रहे हैं हम हॉट स्पॉट। ये पूरा अधिक जैव विविधता अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, पृथ्वी की जो सर्वाधिक जैव विविधता है इसी पट्टी में पाई जा रही है। लेकिन इस पट्टी में भी कुछ ऐसे ऐसे बिंदु होंगे, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसे बिंदु होंगे जहां पर हमको जैव विविधता अत्यधिक दिखाई देगी। क्योंकि देखो हो सकता है कोई क्षेत्र इसके थोड़े से बाहर हो लेकिन वहां पर भी जैव विविधता हमको अधिक दिखाई देगी, तो उसको बोल देंगे हम हॉट स्पॉट। तो पृथ्वी पर ऐसे ऐसे जैव विविधता के वो बिंदु जहां पर जैव विविधता अधिक होती है उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। अभी हॉट स्पॉट को अलग से देखेंगे। अभी तो आप ये समझो कि जैव विविधता अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र यही होते हैं। फिर इससे कम जैव विविधता वाले क्षेत्र आ जाते हैं। कम जैव विविधता वाले क्षेत्र आ जाते हैं, कौन कौन से होंगे पृथ्वी का भाई? ये तो उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हो गए। इसके बाद हम देखते हैं अधिक जैव विविधता। अधिक, ये अत्यधिक है मतलब उच्च है, फिर इससे थोड़ी सी कम, लेकिन वहां पे भी जैव विविधता अत्यधिक हो जाएगी। जहां जहां पर मानसूनी वर्षाएं होती हैं, मानसूनी प्रदेश, भारत आप जान रहे हो मानसूनी प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया है। पश्चिमी यूरोप के घास के मैदान, पश्चिमी यूरोप के घास मैदान, ये भी अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, फिर अत्यधिक हो गया, अधिक हो गया। फिर तीसरा आता है कम जैव विविधता वाले क्षेत्र। कम जैव विविधता, कम जैव विविधता वाले क्षेत्रों में कौन कौन से आते हैं हमारे? खासकर मरुस्थलीय, मरुस्थलीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवों से पहले जो क्षेत्र है वो उपध्रुवीय क्षेत्र है। और फिर सबसे आता है लोएस्ट, निम्न जैव विविधता। और निम्न जैव विविधता के अंतर्गत क्या है? आपके ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवीय क्षेत्र। मतलब देखो ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि मरुस्थल और ध्रुवों में से जैव विविधता दोनों में से अधिक किसमें है। तो याद रखना कि ध्रुवीय क्षेत्र की जैव विविधता न्यूनतम होती है क्योंकि वहां पर बर्फ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बर्फीले क्षेत्रों की तुलना में जैव विविधता थोड़ी सी अधिक होती है। भाई कुछ तो वनस्पति होती है ना वहां पे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो उपध्रुवीय क्षेत्र और मतलब ध्रुव के जो थोड़ा सा पहले है 60-65 की ऊपर वाली लाइन है, ध्रुव तो आवेदन पोल पे पहुंच गए 90 पे, उसके पहले जो उपध्रुवीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र की जैव विविधता कम होती है। ध्रुवीय क्षेत्र की सबसे कम होती है। उससे ऊपर मतलब अपन यदि बढ़ते क्रम में चलें तो सबसे नीचे ये है, फिर ये है, फिर ये है और अंत में ये है। तो देखो आपको किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता का क्रम पूछ सकता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको यदि पृथ्वी के मैप की जानकारी होगी तो आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हो कि जैव विविधता का क्षेत्र कौन सा होगा जहां पर जैव विविधता अधिक होगी। ठीक है, अब देखो इसमें हमको देखना है भारत में जैव विविधता की क्या स्थिति है। अब भाई देखो जो जैव विविधता का महत्व क्या है, जैव विविधता से कैसे जैव विविधता समाप्त हो रही है, जैव विविधता की हानियां क्या, मतलब नष्ट होने का कारण क्या है। तो ये सब मेंस का टॉपिक है, अपन को इससे भी कोई मतलब नहीं है कि भाई जैव विविधता का फायदा क्या है। जैव विविधता के अलग अलग फायदे बजाते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक, पारिस्थितिकी, सब महत्वों को बताया जाता है। खत्म होने का कारण भी यही है, आपका पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। फिर बढ़ती जनसंख्या है, नगरीकरण है, शहरीकरण है, कृषि, जब जैव विविधता की हानि के लिए जिम्मेदार है। तो सामान्य सी बात है, इसमें कोई यदि फैक्चुअल क्वेश्चन बना के पूछेगा तो अपन आसानी से जवाब दे देंगे क्योंकि इसमें कोई फैक्ट है नहीं। हमको जो याद रखना है वो है भारत के जैव विविधता वाले क्षेत्र, भारत के जैव विविधता वाले क्षेत्र। तो देखो याद रखो कि भारत विश्व के 10 सबसे अधिक जलवायु विविधता वाले देशों में शामिल है, टॉप 10 में। अब किस नंबर पे ये मत पूछो, बस याद रखो कि भारत विश्व के 10 सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है। विश्व के 17
मेगा डाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी वाले देशों में भी भारत शामिल है। फिर तीसरी चीज क्या याद रखना कि विश्व के 36 हॉटस्पॉट बताए गए हैं। मतलब विश्व के 36 जैव विविधता के हॉटस्पॉट, उन 36 हॉटस्पॉटों में से भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। विश्व के 36 जैव विविधता के हॉटस्पॉट में से भारत में 4 पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आपको वो चारों पता होने चाहिए कि कौन कौन से 4 हॉटस्पॉट हैं, तो उन्हीं को अपन आगे देखते हैं। दरअसल भारत के जो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट, जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक कहते हैं जैव विविधता के हॉटस्पॉट, और एक तो क्या है आपके हॉटस्पॉट, भारत के हॉट स्पॉट। ठीक है ना। फिर समुद्री हॉटस्पॉट को हम अलग से देखते हैं, और तीसरी एक कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं जैव भौगोलिक क्षेत्र। देखो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है कि भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्या है, तो ये आपको अलग से बताने हैं। यदि सीधे क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट, तो आपको ये 4 बताने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है एक हिमालयन क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरा है पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। और चौथा है सुंडालैंड क्षेत्र, सुंडालैंड क्षेत्र। ठीक है। ये 4 मेगा मतलब भारत के हॉटस्पॉट है। देखो हिमालय क्षेत्र तो आप जान ही रहे हो, जम्मू कश्मीर से हिमाचल, उत्तराखंड, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र का मतलब क्या है? हमारा जो नॉर्थ ईस्ट और जो पूर्वी बांग्लादेश का हिस्सा है, मलेशिया तक फैला हुआ है, वो इंडो बर्मा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिमी घाट आप जानते हो, महाराष्ट्र से लेके केरला और फिर उधर तमिलनाडु होते हुए श्रीलंका तक पहुंच जा रहा मन्नार की खाड़ी, उसको हम पश्चिमी घाटों में श्रीलंका के अंतर्गत कह रहे हैं। और सुंडालैंड क्षेत्र मतलब हमारा निकोबार क्षेत्र है, जो ग्रेट निकोबार है और उसके जो कुछ आइलैंड है वहां तक इनका विस्तार है, तो ये सुंडालैंड क्षेत्र है। देखो ये 4 हॉट स्पॉट हैं। मतलब देखो यदि भारत के मेगा डाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट पूछें तो बिना दिमाग लगाए ये 4 क्षेत्र दिखें, इन्हीं को मानना है हमको। ये 4 ही क्या है? हमारे हॉट स्पॉट हैं। अब देखो इसमें भी याद रखना कि इन चारों हॉट स्पॉट में से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? हमारा पश्चिमी घाट का। 64.95% हिस्सा यही है। और फिर दूसरा क्या है? 44% हिस्सा हिमालयन क्षेत्र का है। बाकी ये 2 क्षेत्र तो बहुत कम है। बस आप तो ये याद रखो पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। ठीक है। तो ये भारत के क्या है? हॉट स्पॉट के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। फिर समुद्री हॉटस्पॉट, समुद्री हॉटस्पॉट में हमारा कोई स्पेशल स्थल नहीं है। समुद्री हॉटस्पॉट के अंतर्गत हम किसको शामिल कर लेते हैं? हमारे जो मैंग्रोव हैं, एस्चुरी हैं, मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल, मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्तियां, ये सब क्या है? समुद्री जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे रहेगा। इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे लास्ट ईयर भी पूछ लिया था तो पश्चिमी घाट था उसका आंसर, क्योंकि अदर ऑप्शन तो उन्होंने बहुत सरल दे दिए थे, पूर्वी घाट और ये वो। तो ये हॉट स्पॉट के 4 स्थल आपको याद रखना है। इसमें सबसे बड़ा वेस्टर्न घाट वाला है, बाकी दूसरे नंबर पर हिमालयन क्षेत्र है। ठीक है। अब तीसरा, हाँ अपने ये भारत के अंतर्गत ही है, हमारा निकोबार आइलैंड है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सुंडालैंड है। भारत के 4 मेगा डाइवर्सिटी के
हॉटस्पॉट में से एक है। सुंडालैंड वाला 2013 में उसको शामिल किया गया हॉटस्पॉट के अंतर्गत। ठीक है, फिर अलग से क्वेश्चन आएगा जैव भौगोलिक क्षेत्र, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। मतलब देखो हॉटस्पॉट तो आप समझिएगा कि जैव विविधता बहुत ज्यादा है उन स्थलों को, जैव विविधता के तप्त स्थल पूरे भारत के मैप पे देखोगे तो ये 4 दिखाई दिए, लेकिन इसके अतिरिक्त भी भारत की जलवायु बहुत विभिन्न है। क्योंकि देखो भारत की स्थलाकृति और जलवायु ये दोनों मिलके क्या है, जैव विविधता को डिसाइड करती है। भारत का किसी भी क्षेत्र की टोपोग्राफी, भाई वो समुद्र के नजदीक है कि वो पहाड़ है कि रेगिस्तान है कि मैदान है कि कर्क रेखा पे है कि मकर रेखा पर है, ये सारी चीजें क्या डिसाइड करती है कि वहां की जलवायु कैसी होगी, वहां पर पानी ज्यादा गिरेगा कि वहां पर पानी कम गिरेगा, ये सब चीजें हैं। और जैसी जलवायु होगी वैसे ही वहां पर वेजिटेशन होगा, जैसा वेजिटेशन होगा वैसे ही फिर क्या है, जीव जंतुओं और अन्य पादपों का विकास होगा। तो मेन चीज तो क्या है, क्लाइमेट। और भारत में क्लाइमेट की बहुत विविधता है, भारत में क्लाइमेट की बहुत विविधता है। कहने को तो एक दृष्टिकोण से हम कर्क रेखा पर स्थित है भाई, यदि नॉर्मल बात करें तो भारत क्या है, कर्क रेखा पर स्थित है। ऐसा भारत कर्क रेखा पर स्थित है, और कर्क रेखा पर जो देश होते हैं वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय देशों के अंतर्गत आते हैं, गर्म देशों के अंतर्गत आते हैं। तो बात सही है, भारत को हम क्या उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं। लेकिन क्या है, अब यदि इस कर्क रेखा को देखोगे तो इस कर्क रेखा पर जो देश है उनकी जलवायु और भारत की जलवायु में विविधता है, क्योंकि ये केवल एक फैक्टर है जो भारत की जलवायु को निर्धारित कर रहा है कि भारत कर्क रेखा पर स्थित है। लेकिन दूसरी चीज क्या हो जा रही है भाई, भारत में मानसूनी पवनें प्रवेश करती हैं, तो भारत की जलवायु एक अलग जलवायु हो जाती है जिसको कहते हैं मानसूनी टाइप जलवायु। पूरे विश्व में भी 2-3 जगह हैं जहां पर मानसून आता है, लेकिन मानसून का सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय जलवायु है। तो मानसून क्या है, भारत की जलवायु को एक विशिष्ट रूप दे देती है। फिर हमारे पास दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला हिमालय हो जाता है, तो हिमालय भी भारत की जलवायु को एक विशिष्टता प्रदान कर देता है। फिर हिमालय से निकलने वाली इतनी सारी नदियां हैं, तो ये सब मिलके क्या है, भारत की जलवायु को एक विशिष्टता प्रदान कर देती है। और इस विशिष्टता का परिणाम क्या हो जाता है कि थोड़े थोड़े जगह पर जलवायु बदलती है, और थोड़े थोड़े जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जलवायु बदलने से क्या है, वहां पर हमको जैव विविधता में अंतर दिखाई देने लगता है। इसलिए भारत को अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वहां पर जैव विविधता के हॉटस्पॉट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैव विविधता अलग है, यहाँ की जैव विविधता अलग है। इनको भी हमको याद रखना है। पहला हमारा जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है इसको कहते हैं हम ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र मतलब सीधा सीधा वो क्षेत्र जो हिमालय का अत्यधिक ऊंचा स्थल ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो बिल्कुल ऊंचाई पर है और जो 24 घंटे जहां पर बर्फ आच्छादित क्षेत्र है, लद्दाख, काराकोरम, तिब्बत, सिक्किम का हिमालय जो बिल्कुल कंचनजंगा की श्रेणियां हैं, ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर देखो वनस्पति में ज्यादा हमको कोई ऐसा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पे जैव विविधता वैसे ही बहुत कम होती है, मतलब ये एक टाइप का मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। दूसरा फिर इसके अंतर्गत आता है हिमालय क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र। हिमालयन क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, हिमालय क्षेत्र से सीधा मतलब है हमारा कि जो ट्रांस हिमालय के अतिरिक्त हिमालय बचा उसको हम क्या बोल देंगे, हिमालय क्षेत्र। आपका नॉर्थ ईस्ट का हिमालय जाएगा, फिर जो आप जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इससे जो निचला हुआ क्षेत्र है ये सब क्या है, हिमालय क्षेत्र के अंतर आएगा। और इसमें भी आप विविधता देखोगे, पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय में विविधता दिखाई देगी। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि भाई हिमालय के किस क्षेत्र में जैव विविधता ज्यादा होगी, पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालय का जो पूर्वी क्षेत्र है
नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिमालय है वो समुद्र तट के थोड़े से ज्यादा नजदीक है, तो वहां पर पानी ज्यादा गिरता है। पानी ज्यादा गिरता है तो वहां पर अत्यधिक ऊंचाई होने पर भी बर्फ नहीं जमती है, और पानी ज्यादा गिरता है तो वहां पर जैव विविधता हमको ज्यादा दिखाई देगी। गर्म उसकी समुद्र से भी दूरी कम है, और वो विषुवत रेखा के थोड़े से नजदीक भी हो जाता है, तो इन सब कारणों से वहां पर जैव विविधता ज्यादा हो जाती है। तीसरा जो जैव विविधता, वो जैव भौगोलिक क्षेत्र है, वो कहलाता है भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र। भारतीय मरुस्थल। चौथा है हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश, सेमी एरिड रीजन। अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश मतलब वो क्षेत्र होता है जो रेगिस्तान से लगा हुआ। मतलब देखो, आपको अपने दिमाग में मैप बनना है भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों का। आपको ये समझना है कि ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का ऊपरी वाला हिमालय और थोड़ा सा सिक्किम वाला हिमालय, हिमालयन क्षेत्र, उसका जो निचले लगा हुआ हिस्सा है उसको हम क्या बोलते रहे हैं, हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत उसको ला दे रहे हैं। भारतीय मरुस्थल तो समझ रहे हैं आप कि राजस्थान का जो डेजर्टिक एरिया है, फिर उस राजस्थान के डेजर्टिक एरिया से जो लगा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान के नीचे आप देखोगे गुजरात, गुजरात का शुष्क क्षेत्र है, कच्छ का रण है, और उसको जो नीचे लगा हुआ पूरा क्षेत्र है, मतलब जहां से पश्चिमी घाट शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र का वो हिस्सा जहां से पश्चिमी घाट शुरू हो रहा है, और रेगिस्तान के बीच के हिस्से को हम क्या बोल देंगे, अर्ध शुष्क प्रदेश। ये क्या कहलाएगा हमारा, सेमी एरिड रीजन। और पांचवा हिस्सा होता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को तो जान रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र से लेके केरल, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, ये पूरा पश्चिमी घाट के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5, ट्रांस हिमालय, हिमालय, मरुस्थल, अर्ध शुष्क प्रदेश और पश्चिमी घाट। छठवां जो है वो कहलाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, आपका जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का ये वाला हिस्सा पूरा क्या है, दक्कन का पठार कहलाता है। इस दक्कन के पठार में बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, रेन शेडो रीजन के अंतर्गत आ जाता है, तो वो शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत जाता है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को हम क्या है, दक्कन के पठार के रूप में ही काउंट करते हैं। दक्कन का पठार हो गया छठवां। सातवां स्थल है आपका गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान मतलब क्या है, गंगा यमुना और उसकी जो इतनी सहायक नदियां, मतलब पूरा हमारा उत्तर भारत का मैदान। मतलब आपका हम गंगा के मैदान में किसको शामिल कर लेते हैं, ये नर्मदा नदी, नर्मदा के ऊपर विंध्याचल, और विंध्याचल के ऊपर का पूरा हिस्सा, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का पूरा गंगा का मैदान होगा, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। सातवां। आठवां इसमें क्षेत्र है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन। तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र मतलब ये गुजरात से लेके बंगाल तक की जो समुद्र की तट है। भाई वेस्टर्न घाट अलग है, वेस्टर्न घाट पर्वत खत्म होगा, उसके बाद क्या है, कोस्टल एरिया चालू होगा समुद्र तक। तो ये जो पूरा हिस्सा कहला रहा है, ये हमारा तटीय क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको शामिल कर रहे हैं। तटीय क्षेत्र के बाद एक अलग से इसको काउंट कर ले रहे हैं, नौवा पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो हिमालय क्षेत्र से थोड़ा सा अलग है। नॉर्थ ईस्ट का वो क्षेत्र जो हिमालय क्षेत्र से अलग है, मतलब ब्रह्मपुत्र की घाटी है आपका, और उत्तर पूर्वी की जो अलग चोटियां हैं, जैसे जो जिसको हम गोंडवाना हिमालय कहते हैं, उसकी जो है गारो, खासी, जयंती है, सब पूर्वोत्तर हिमालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत इसकी काउंटिंग करते हैं। 9 हो गए। फिर 10वां क्षेत्र क्या,
ये भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। हम भारत के जैव विविधता वाले स्थलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को कहा जैव विविधता के हॉटस्पॉट, दूसरे को कहा समुद्री हॉटस्पॉट और तीसरे को कहा जैव भौगोलिक क्षेत्र। जैव भौगोलिक क्षेत्रों का जो विभाजन है वो क्लाइमेट के आधार पर किया गया है। क्लाइमेट बदल गया, वहां का सब कुछ बदल गया, तो वहां की जैव विविधता भी बदल गई। तो इस क्लाइमेट के आधार पर हम देख रहे हैं कि 9 क्षेत्रों को हम देख चुके हैं और जो 10वां क्षेत्र है वो है हमारा द्वीपीय क्षेत्र, आइलैंड, द्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है ना। तो देखो ये 10 क्षेत्र हैं जो भारत को जैव भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में अलग अलग बांटा गया है। द्वीपीय क्षेत्र अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये 10 को आपको याद रखना है कि भारत को जैव भौगोलिक दृष्टि से 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। हॉटस्पॉट 4 है और जैव भौगोलिक क्षेत्र 10 हैं। अब देखो जैव भौगोलिक क्षेत्रों में आपका पश्चिमी घाट है लेकिन पूर्वी घाट नहीं है। मतलब इसलिए इस लिस्ट को याद रखना है क्योंकि वो 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत का, मतलब उसको नहीं गिन रहे हैं, उसको किसी और के अंतर गिन ले रहे हैं। तो ये 10 हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय, भारतीय मरुस्थल, अर्धशुष्क प्रदेश, पश्चिमी घाट, दक्कन का प्लेटू, गंगा का मैदान, कोस्टल एरिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। 10 क्षेत्र। फिर देखो ये जो जैव विविधता है, इस जैव विविधता का थोड़ा सा संरक्षण, जैव विविधता को बचाने के 2 तरीके हैं। जैव विविधता का संरक्षण 2 टाइप से किया जाता है। एक को कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और एक को कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय मतलब क्या है, जो जैव विविधता या कोई पादप है, कोई जंतु है, उसको उसके ही आवास स्थल पर या उसके अपने परितंत्र में सुरक्षित रखने का तरीका स्वस्थानीय कहलाता है। और स्वस्थानीय के अंतर्गत क्या आते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और चौथा है पवित्र उपवन। उपवन। और बाह्य स्थानों के अंतर्गत क्या आते हैं, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक, बॉटेनिकल गार्डन, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न तापीय संरक्षण, निम्न तापीय संरक्षण। ये सब जैव विविधता को संरक्षित करने के तरीके हैं। अब देखो स्वस्थानीय तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि उनको उनके आवास स्थल पर ही सुरक्षित रखना है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे अभ्यारण्य बनाए गए हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं और पवित्र उपवन बनाए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब देखो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे मध्य प्रदेश और कुछ प्रमुख भारत के राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कि भैया नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, या फिर किस राष्ट्रीय उद्यान में किसकी विशेषता है। मतलब जैसे एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है, एशियाई सिंह कहां पाए जाते हैं, या फिर कोई लोमड़ी की प्रजाति है, कोई कुछ है। तो वो जो फैक्चुअल है वो आपको ध्यान में रखना है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के तो जो प्रमुख है उनकी तो स्थापना और उनका क्षेत्र आपको पता ही होना चाहिए। तो ये स्वस्थानीय संरक्षण है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। देखो पवित्र उपवन तो एक अलग ही चीज हो जाती है। पवित्र उपवन का सीधा सा मतलब क्या है कि जब
किसी परितंत्र को उसकी पवित्रता के कारण हम संरक्षण करते हैं तो उसको क्या कह देते हैं हम, पवित्र उपवन। कि कोई किसी वृक्ष की पूजा कर रहा है, किसी जीव जंतु की वो पूजा करता है, जैसे राजस्थान का बिश्नोई समुदाय है जो काले हिरण की पूजा करता है, फिर उसको जो मार देता है उसको बदला लेता है, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या है, पवित्र उपवन के रूप में भी घोषित कर सकते हैं, जो स्थानीय लोक संस्कृति से जुड़े होते हैं। इसमें ये शब्द लिख लेना, स्थानीय लोक संस्कृति, स्थानीय लोक संस्कृति से जुड़े रहते हैं, उन क्षेत्रों को क्या है, पवित्र उपवन के रूप में घोषित कर देते हैं। पवित्र उपवन हो सकता है उसकी वो पूजा पाठ भी करें, या उसकी कोई सांस्कृतिक उपलब्धि भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। या तो हो सकता है कोई कोई मंदिर का स्थल हो, वो पवित्र स्थल के रूप में हो, तो वहां पे भी सरकार प्रतिबंध कर सकती है कि कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं, पवित्र उपवन। मतलब लोक संस्कृति से जुड़े हो सकते हैं, मंदिर से जुड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे भी सरकार जैव विविधता का संरक्षण करती है, उस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर देती है। बाकी ये 3 एक से हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब 3 एक से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सीधे सीधे क्या है, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सब में अंतर होता है। राष्ट्रीय उद्यान दरअसल क्या है, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर किसी भी कार्य की कोई अनुमति, मतलब ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में है, पूर्णतः सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। अभ्यारण्य में क्या है, थोड़ी सी छूट होती है, जो लोकल लोग रहते हैं, लोकल कम्युनिटी रहते हैं, उनको थोड़ी सी छूट होती है अभ्यारण्य में। मतलब राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अभ्यारण्य के जो नियम कानून है थोड़े से कम होते हैं। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की तो कहानी अलग होती है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को वो क्या है, 3 हिस्से में बांट देते हैं। एक को बोल देते हैं कोर, एक को क्या बोल देते हैं, कोर क्षेत्र, दूसरे को बोल देते हैं बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, और तीसरे को बोल देते हैं संक्रमण क्षेत्र। ये हो गया उनका संक्रमण क्षेत्र। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को 3 भागों में बांट देते हैं, कोर क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र और तीसरा संक्रमण क्षेत्र। नाम से स्पष्ट हो रहा है, कोर क्षेत्र, कोर क्षेत्र वैसा होता है जहां पर किसी कार्य की कोई अनुमति नहीं होती है, पूरी तरीके से प्रिजर्व कर दिया गया, हर टाइप के कार्य का प्रतिबंध कर दिया गया। जो बफर क्षेत्र होता है, बफर क्षेत्र इसके और इसके बीच का हिस्सा होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र कहते हैं बफर क्षेत्र को। देखो ये जो संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र में क्या है, स्थानीय लोगों से प्रबंधन करते हैं, मतलब स्थानीय लोग यहाँ से क्या है, लकड़ी, सूखी लकड़ी ला सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, अपने जानवरों को चरा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, बफर एरिया चालू हो जाता है। बफर एरिया में क्या है, बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, मतलब कोर क्षेत्र में पूरी तरीके से मनाही और संक्रमण क्षेत्र में सब चीज की अनुमति होती है। बफर क्षेत्र इनके बीच का होता है, वहां पर अनुमति होती है लेकिन कुछ नियम कानूनों के साथ। तो ये 3 कैटेगरी होती है, मतलब 3 लेयरों में विभाजित किया है जैव मंडल क्षेत्र को। तो देखो राष्ट्रीय उद्यान में तो हम कह दे रहे हैं कि इसमें किसी चीज की कोई अनुमति नहीं है, पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में। अभ्यारण्य में थोड़ी सी ढील रहती है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र तीनों टाइप का होता है, मतलब कुछ क्षेत्र पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है और कुछ में थोड़ी सी अनुमति रहती है, ठीक है ना। बाकी अब इसमें और डिटेल में अपन को जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है वो भी हम अच्छे से जान रहे हैं कि बाह्य स्थानीय संरक्षण जब परिस्थिति ऐसी हो जाए कि अब उस प्रजाति को उसके आवास स्थल पर सुरक्षित रखना लगभग असंभव है, तो फिर उसको हम कहाँ लाएंगे, चिड़ियाघर में लाके और रखेंगे कि भैया एक ही बचा है अब तो ये, तो इसको कहाँ जंगल में छोड़ेंगे, मर गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो अब इसको चिड़ियाघर में रखेंगे। या फिर कोई चिड़ियाघर में या वनस्पति उद्यान बॉटेनिकल गार्डन में रखेंगे। यदि वो प्रजाति नष्ट हो गई तो उसको बीज बैंक में या उसके जीन बैंक में उसको हम सुरक्षित रखेंगे। अति निम्न संरक्षण के तहत है ये कि वो उसको उसके जो डीएनए है, उसके जो जीन है, उसको हम अत्यधिक निम्न ताप पर क्या है संरक्षित रखते हैं। तो ये सब क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो देखो ये जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां हैं, ठीक है ना। फिर इस जैव विविधता में हम सीधे देख लेते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रयास या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रयास जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय प्रयास में हमको देखना पड़ेगा जैव विविधता अभिसमय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी।
जैव विविधता अभिसमय, जैव विविधता अभिसमय। देखो 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इस पृथ्वी सम्मेलन में एक जो समझौता हुआ था जैव विविधता से रिलेटेड, उसी को कहते हैं जैव विविधता अभिसमय। तो पहला जो हुआ था उसको क्या याद रखना, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरो में हुआ था, वहीं पे एक जो कन्वेंशन हुआ था, एक समझौता हुआ था, इसको क्या कहते हैं जैव विविधता से रिलेटेड है। अब इसमें वही टारगेट है कि हमको जैव विविधता का संरक्षण करना है, जैव विविधता जो समाप्त हो रही है उसको बचाना है। कुछ कॉमन इनने लक्ष्य तय किए थे, हालांकि भारत ने इस पर दस्तखत तो नहीं किए थे, लेकिन फिर भी एक अंतरराष्ट्रीय प्रयास था, इसमें बहुत सारे देश इसमें शामिल हुए हैं। फिर दूसरा जो प्रयास किया गया वो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम। मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम। देखो इसको यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था, यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरू किया गया था पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाने के लिए, और ये भी जैव विविधता से रिलेटेड है। तो दूसरा प्रयास। फिर तीसरा लिखना नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, ये जापान में 2010 में संपन्न हुआ, 2010 जापान, ठीक है। और इस नगोया प्रोटोकॉल की जो मुख्य विशेषता यह है कि इस नगोया प्रोटोकॉल में आनुवांशिक साधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष एवं समान वितरण, आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष एवं समान वितरण होना चाहिए, ऐसा इस कन्वेंशन में कहा गया, ऐसा इस प्रोटोकॉल में कहा गया, ठीक है ना। मतलब देखो इस पृथ्वी के जो भी आनुवांशिक संसाधन होंगे उस पर सभी का हक है, सीधी बात ये बोली गई नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। फिर नगोया प्रोटोकॉल के बाद अगला जो प्रोटोकॉल है जैव विविधता से रिलेटेड वो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, और ये है 2009 में स्वीकृत था और 2011 में कार्यान्वित है, 2009 में स्वीकृत और 2011 में इसको ये प्रोटोकॉल 2002 में स्वीकृत हुआ है, 2002 में स्वीकृत हुआ है और 2003 से कार्यरत है, 2003 में क्रियान्वित हुआ था कार्टेजेना प्रोटोकॉल। ठीक है ना। और देखो ये कार्टेजिना जो प्रोटोकॉल है ये मुख्य रूप से जो आधुनिकतम प्रौद्योगिकी, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप यदि किसी जीव में कुछ रूपांतरण या कुछ भी बदलाव होता है तो ले दे के देखो, आप तो सीधे याद रख लेना कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल सीधे सीधे क्या है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित है कि इस आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए यदि कोई जीव है, यदि किसी चीज का मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उससे संबंधित ये समझौता है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से जीवों के स्वरूप पर उससे मानव स्वास्थ्य पर कोई समझौता प्रभाव पड़ेगा तो उसके लिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल किया गया था। 2002 और 3 दोनों डेट याद रखना। फिर इसी कार्टेजेना के बाद क्या है, एक पांचवा लिख लेना आईची लक्ष्य, आईची टारगेट। हालांकि ये आईची आपदा प्रबंधन से भी रिलेटेड है,
लेकिन जो जो 2010 में जो नगोया प्रोटोकॉल हुआ था, उस नगोया प्रोटोकॉल में आईची लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था और उसमें 20 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और ये जैव विविधता से भी संबंधित थे। 5 कैटेगरी में थे, ए बी सी डी ई, और 5 कैटेगरी में 20 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। ठीक है, फिर इसमें जैव विविधता से लेके एक और है विश्व विरासत संधि। विश्व विरासत संधि, ठीक है ना। मतलब इसके तहत क्या है, पर्यावरण स्थल को संरक्षित करने के लिए 1972 में कार्यान्वित की गई, 1972 विश्व विरासत संधि। और भारत ने इस पर 1976 में हस्ताक्षर किए और 1977 को इसको अनुमोदित कर दिया। तो भारत के हम पढ़ते हैं ना कि 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है, तो विश्व विरासत स्थल इस विश्व विरासत संधि के ही परिणाम है। ठीक है ना। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रयास याद रखना आप, जैव विविधता से रिलेटेड हैं। फिर जैव विविधता से संरक्षण के लिए कुछ संगठन हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक एक लाइन तो आपको याद रखनी ही चाहिए। कुछ संगठन हैं, जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण संगठन है IUCN, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक तो इसका फुल फॉर्म ही आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है ना। इसकी स्थापना 1948 में फ्रांस में की गई थी, 1948 फ्रांस। बाकी देखो नाम से इसका समझ आ रहा है कि पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से बचाने के लिए, कंजर्वेशन मतलब बचाना ऑफ नेचर, प्रकृति को बचाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी। हालांकि उसका नाम थोड़ा सा अलग था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर था। जो नाम है ना, ये नाम उसको 1956 में दिया गया है। लेकिन सामान्यतः पेपर में यदि पूछे IUCN की स्थापना तो 1948 फ्रांस में, लेकिन वो थोड़ा सा नाम अलग था। इसका जो वास्तविक जो आज हम नाम देख रहे हैं 1956 में रखा गया IUCN। तो देखो IUCN ने क्या है, 1964 से 1964 से एक लिस्ट जारी करता है जिसको कहता है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। 1900 कब से चल रहा है, 64 से यह रेड डाटा बुक का प्रकाशन कर रहा है। इसमें क्या करता है, वो जैव विविधता से संबंधित जो भी प्रजाति है, यदि वो खतरे में है तो उसको वो अपनी रेड डाटा बुक में जगह दे देता है। तो पेपर में तो आपसे ये पूछेगा रेड डाटा बुक जारी कौन करता है, क्यों करता है। वही संकटग्रस्त प्रजातियों को बताने के लिए वो रेड डाटा बुक को 1964 से जारी कर रहा है IUCN। बाकी वो अलग अलग जाति करता है कि भाई विलुप्त, वन से विलुप्त, घोर संकट, संकटग्रस्त, सुभेद, निकट संकट, आने वाले भविष्य में संकट। तो देखो इसकी जो मेन कैटेगरी है IUCN की जो रेड लिस्ट है, इसमें 9 कैटेगरी होती हैं। IUCN की रेड लिस्ट में 9 श्रेणियां होती हैं। 9 श्रेणियां किस आधार पे कि कौन समाप्त हो गई है, कौन निकट भविष्य में समाप्त होगी, ऐसे ऐसे हमने 9 बताई है। कि एक कैटेगरी तो देखो उसकी है विलुप्त, विलुप्त, इस प्रजाति का कोई भी सदस्य अब जीवित नहीं बचा, पूरी पृथ्वी में से विलुप्त हो गई है प्रजाति। दूसरी कैटेगरी होती है वन से विलुप्त, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि
प्राकृतिक आवास इनके पूरे समाप्त हो गए हैं। अब ये जो जीवित हैं या तो चिड़ियाघरों में जीवित हैं या फिर कृत्रिम आवासों में जीवित हैं। फिर तीसरी कैटेगरी होती है घोर संकटग्रस्त, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, सीआर, घोर संकटग्रस्त, घोर संकटग्रस्त। ये सबसे महत्वपूर्ण लिस्ट है क्योंकि ये आने वाले बस भविष्य में खत्म होने वाले हैं। घोर संकटग्रस्त, यदि आईयूसीएन की रेड डाटा बुक की लिस्ट में कोई इधर आ गया है तो ये समझ लो कि बहुत जल्द वो इधर, और जो इधर है वो बहुत जल्द इधर हो सकता है यदि उसका संरक्षण का प्रयास नहीं किया गया। उसके भी अलग अलग मापदंड हैं। फिर चौथी संकटग्रस्त आ जाती है, फिर सुबेद आ जाती है। ऐसी करके 9 कैटेगरियां इस रेड डाटा बुक की अलग अलग जारी की जाती है। तो देखो, एक तो ये आईयूसीएन है जो पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता के लिए हम कह सकते हैं काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जो रेड डाटा बुक के नाम से एक बुक जारी करती है। फिर इसके बाद एक दो संगठन और हैं। हाँ, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, स्थापना 1961 में 1961 में की गई थी। और ये क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की देखभाल और उन पर नजर रखने का काम करती है। स्थापना 1961 में। फिर एक और संस्था है साइट्स, साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये 1976 से लागू है और 1973 में स्थापित हुआ था और लागू 1976 से है। नाम से ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज की दुनिया में जीव जंतुओं का जो भी व्यापार होता है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन यही सब बनाने का काम करता है, साइट्स। फिर एक और संस्था है ट्रैफिक, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स, ट्रैफिक, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। ठीक है ना। तो देखो, ये क्या करता है, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतुओं या पादपों का जो व्यापार हो रहा है उनकी खरीद फरोख्तों का रिकॉर्ड रखता है ना। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब जितनी भी पादप और जीव जंतुओं की, वनस्पतियों का जो भी व्यापार हो रहा है उसके रिकॉर्ड रखने का काम ये कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो, इतने यही कुछ संस्थान है जो जैव विविधता से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो देखो, ये अपना जैव विविधता वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।
देखो कल अपन क्या मध्य प्रदेश के प्रमुख अवार्ड देख रहे थे।